A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो पास्टरलिस्ट थे, जो कि अपनी ग्रुप ऑफ कैटल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पास्टर्स की तलाश में घूमते रहते थे, उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया जाता है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाते हैं, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देखने हैं तो वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 18-19 सेंचुरी में जो है वर्ल्ड ओवर लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले फर्स्ट पार्ट में इसमें इंडिया पर फोकस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स, पास्टरलिस्ट जो थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं कि नोमैड्स क्या होते हैं, तो नोमैड्स होते हैं और एक सेटल्ड कम्युनिटी होती है। तो दो तरीके के लोग होते हैं। तो नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि एक सेटल्ड लाइफ नहीं जीते हैं। सेटल का मतलब है कि उनके पास कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होगा, कि उनका कोई होम एड्रेस नहीं होता कि भाई वो यहाँ पर रहते हैं पर्टिकुलरली और वो यहीं पे सेटल होंगे, उनका वहीं घर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता उनके केस में। तो वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो नोमैड्स वो लोग होंगे जो कि एक अपनी लाइफ में, मतलब अपनी अर्निंग के लिए, जो उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग होती है या उनके जानवरों को खाने के लिए कुछ चारा चाहिए, तो उसके लिए वो लोग घूमते रहते हैं। तो नोमैडिक पास्टरलिस्ट जो होते हैं मूव विद देयर हर्ड्स। वो क्या करते हैं, वो अपने कैटल का जो झुंड होता है, उनका जो पूरा ग्रुप होता है उनका कैटल्स का, उसको लेकर, उसके अंदर गाय भी होती है, उसके अंदर बकरी भी होती है, भेड़ भी होती है, उन सबको लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वो घूमते रहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो पास्टर्स जो होता है, पास्टरलिज्म जो होता है, हैड बीन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटीज़ लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। अगर आप देखेंगे इंडिया के केस में तो हम बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, ट्राइबल लोगों की बात करेंगे, जो कि इंडिया के अंदर रहती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं अपने कैटल के साथ। पहले वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा थे नंबर में, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, मतलब उनका जिस चीज़ों की उनको ज़रूरत थी वो चीज़ें कम होती जा रही है। पास्चर्स लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो हम बात करेंगे कि कोलोनियलिज्म जो है उसने इनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया। तो माउंटेन्स में कौन कौन से पास्चरलिस्ट रहते हैं? तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गुज्जर बकरवाल्स, जो कहाँ पे रहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये चैप्टर जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम सॉरी, ये सिर्फ आपके लिए हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर रह रही है, तो वो जोग्राफी का पार्ट होगा। कुछ पार्ट हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही थी। तो मतलब जब आप किसी एक चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पर फोकस मत करिए कि इसमें हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिल रहा है हमें। उस चैप्टर को आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है बहुत सारी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसमें वो आपको कवरेज दे रहा हो। सो एनीवेज, गुज्जर बकरवाल जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलते थे? वो हमें मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वो माइग्रेट कर जाते हैं 19th सेंचुरी में। उनका जो एक कल्चर होता है कि वो विंटर्स में क्या करते हैं, विंटर्स में लो लाइंग वैली में आके रहना शुरू कर देते हैं, नीचे वाले एरियाज़ में। जब समर्स आती हैं तो हायर एरियाज़ में चले जाते हैं, राइट। तो ये उनका मूवमेंट होता रहता है। तो ये जो मूव करते हैं वो एनुअल मूवमेंट होता है उनका। सीजन चेंज होने के साथ साथ वो एनुअली मूव करते रहते हैं। जो उनका बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है उसको वो कहते हैं काफिला, राइट। तो ये काफिला में घूमते हैं। गुज्जर कैटल हर्डर्स जो होते हैं वो गढ़वाल में और कुमाऊं में मिलते हैं। देखिए, अभी हमें कहाँ मिलते थे? गुज्जर बकरवाल जो थे वो हमें कश्मीर में मिलते थे, और जो गुज्जर होते हैं वो हमें मिलते हैं गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये कहाँ से माइग्रेट किए थे? ये वही गुज्जर्स हैं जो कि माइग्रेट किए थे जम्मू से 19th सेंचुरी में। तो ये वो वाले जो गुज्जर्स हैं जो आपको हरियाणा में मिलेंगे या राजस्थान में मिलेंगे, उनसे ये थोड़े डिफरेंट हैं, राइट। तो ये कहाँ से माइग्रेट करते हैं? ये वाले गुज्जर्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट करते हैं और लेटर ऑन कहाँ पे आ जाते हैं? कुमाऊं रीजन तक आ जाते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। इनका भी सेम है। जो विंटर सीजन होता है तो भाबर जो होती है, भाबर हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भाबर होता है एक ड्राई फॉरेस्टेड लैंड जस्ट बिलो द फुट हिल। जैसे ही फुट हिल, जैसे ही जो पहाड़ होता है वो जैसे ही खत्म होता है, तो नदी जो वहाँ पे मोटे मोटे जो बॉल्डर्स लेकर आती है, और इतनी फाइन सॉइल नहीं होगी क्योंकि फाइन सॉइल आपको डेल्टा के पास मिलती है, राइट। तो यहाँ पे जो कोर्स सॉइल होती है वहाँ उस वाले एरिया को बोला जाता है भाबर, राइट। ज्योग्राफिकली जब हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाबर वाले रीजन में ये रहते हैं विंटर्स में, और समर वाले सीजन में बुग्याल्स में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं बुग्याल्स में। वो क्या है?
हाई माउंटेन्स के अंदर इनके मेडोज़ हैं, ग्राउंड्स है, वहाँ पर चले जाते हैं, बुग्याल्स उनको बोलेंगे। भाबर में विंटर में रह रहे हैं, ऊपर चले गए हैं बुग्याल्स में। तो ये जो है मूवमेंट करते रहते हैं, तो बीच में जहाँ पे भी रहेंगे ये अपनी ऐसे हट्स बना लेते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जो भी चीज़ों की लकड़ी वकड़ी की, बैम्बू, जो कुछ मिलेगा इनको रास्ते में उसकी हट्स बनाते हैं ये। गद्दीज जो होते हैं, गद्दीज शेफर्ड थे, अभी हमने बात किया था गुजर्स बकरवाल्स इनकी बात की थी। अब गद्दीज जो शेफर्ड्स होते हैं वो रहते थे हिमाचल प्रदेश में, आपको मिलेंगे। तो वो क्या करते थे, वो भी सेम ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट हायर माउंटेन्स में चले जाते हैं समर में, विंटर में लो हिल्स में आ जाते हैं शिवालिक के। तो ये इनकी मूवमेंट चलती रहेगी। इनका जो बेसिकली जो मूवमेंट हो रही है उसके बीच में ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप भी करेंगे, जहाँ पे जो इनकी शीप होती है उसकी वूल जो है वो, उसका जो फर है उसको हटाएंगे ताकि उससे ऊन बनाई जा सके, राइट। तो ये इनका कल्चर है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं सीजनल, और बीच बीच में अपने कैटल्स को साथ में लेके जाते हैं, और बीच बीच में जो भी उनकी ऊन बनती है, जो भी उनका फर बनता है उसको कट कर देते हैं। इनको पता रहता है कि किस टाइम पे फर की कटिंग होनी है ताकि हमारे एनिमल को नुकसान ना हो, राइट। तो जो पैटर्न है साइक्लिक मूवमेंट का, वो टिपिकल ऑफ मैनी पास्टरल कम्युनिटीज़ इन हिमालय। तो हिमालय के अंदर कौन कौन सी रहती है कम्युनिटीज़, भूतियास, शेरपास, किन्नौरीज, तो ये सारी की सारी कुछ कम्युनिटीज़ के नाम है जो सारी हिमालयाज़ के अंदर रहती है, राइट। अदर जगह पर, ये तो हिमालय की बात हो रही थी और ये हिल्स की बात हो रही थी, अब प्लेन्स की बात भी कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर ढांगर शेफर्ड रहते हैं जो महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे, तो इनका भी मूवमेंट होता है। मानसून सीजन में ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू में चले जाते हैं, ड्राई सीजन में कोकन रीजन में चले जाते हैं, अक्टूबर में हार्वेस्ट का सीजन होता है। तो ये वाले जो ढांगर शेफर्ड्स होते हैं इनको बहुत वेलकम किया जाता है लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा। ऐसा क्यों करते हैं, जब खरीफ क्रॉप ओवर हो जाती है और रबी क्रॉप जब लगाई जाती है, तो रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है, जो विंटर्स में लगाई जाएगी, राइट, जिसकी हार्वेस्ट हम लेने वाले हैं मार्च में। तो ये रबी क्रॉप मतलब खरीफ क्रॉप खत्म हो चुकी है, लाइक सितंबर के बाद की बात है। तो अक्टूबर वाला जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद जो लगाई जाएगी दैट वुड बी रबी क्रॉप, दैट यू नो। तो उसकी जो टाइम पीरियड जो बीच वाला है, तो ये लोग जो है किसान जो है इनको बहुत वेलकम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है इनके कैटल्स के साथ आते हैं, तो कैटल जो है मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, मतलब नेचुरल मैन्योर प्रोवाइड करेंगे, और जो उनकी फसल के जो रेमिनेंट्स बच जाते हैं खेत में उसके ऊपर वो ग्रेजिंग करते हैं। तो मतलब दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है ये। किसानों का बेनिफिट क्या हो रहा है कि उन्होंने जो फसल काट दिया उसको उनको क्लियर करने के लिए जानवर आ गए, वो उसको खा लेते हैं, जो बचे हुए रेमिनेंट्स हैं, स्टबल्स जो होते हैं, और साथ में जो वो जानवर वहाँ पे रहेंगे तो वो मैन्योर भी प्रोड्यूस करेंगे, वो उनके लिए होता है। और हर्डर्स के लिए क्या होता है, बेनिफिट उनको अपने जानवरों को खाने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, गोलास, कुरुमास, कुरुबाज। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो ट्राइब्स के नाम हैं ये सारे आप पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं, जो कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो सारी की सारी मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। जिस सीज़न में उनको जहाँ पे पास्चर्स मिलेंगे वो वहीं पे मूव करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बंजाराज भी है, जो कि यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ये सब मिलेंगे। बंजाराज क्या कर रहे हैं, बंजाराज भी मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस। उनके साथ में भी जानवर हैं, वो उसके लिए पास्चर्स खोज रहे हैं। साथ में वो क्या करते हैं, जो रास्ते में जो है खाने के लिए अपनी जो क्राफ्ट का जो सामान बनाते हैं उसको सेल भी करते हैं, राइट। तो ये सारा उनका कल्चर है। रायकास क्या करते हैं राजस्थान के, वो भी सेम मूवमेंट शो करेंगे आपको। मानसून में वो स्टे करेंगे इन देयर। रायकास जो होते हैं, रायकास में स्पेशल आपको देखने को मिलेगा, रायकास में इनका कंबाइन कल्चर है। कल्टीवेशन कर भी रहे हैं अपने घर में ये, और पास्चरलिज्म भी कर रहे हैं। जो अभी तक की कम्युनिटीज़ को हमने देखा था वो फुली नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी। रायकास जो है राजस्थान के, वो मिक्सचर है, उनके पास अपने कल्टिवेबल लैंड्स भी हैं अपने गाँव में, और वो मूवमेंट भी करते हैं। तो मानसून सीजन में वो करते हैं अपने स्टे करते हैं अपने खुद के विलेज में, ड्राई सीजन में वो अपने विलेज को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान का जो ड्राई सीजन है वो बहुत हार्श होता है, तो ड्राई सीजन में निकल जाते हैं। तो ये जो मारू डेजर्ट है रायकास का, मारू का मतलब है डेजर्ट, तो मारू रायकास इनको बोला जाता है। तो अपने कैमल, शीप, गोट, ये सब इनके साथ में मूवमेंट शो करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए रायकास कम्युनिटी के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने कैमल के साथ जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो लाइफ होती है ना, अब आप समझेंगे कि नोमैडिक लोग जो होते हैं और जो पास्चरलिस्ट होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो किस चीज़ों के चारों तरफ घूमती है। उनको पता होता है कि किस सीज़न में कौन सी जगह पर, बिकॉज ओवर द ईयर्स वो यही कर रहे हैं सेंचुरीज से, तो उनको पता है कि भाई किस जगह पे उनको पानी मिलेगा, किस जगह पे उनको अच्छे पास्चर्स मिलेंगे। उनको ये पता रहता है कि भाई ये वाला जो पास्चर है, ये वाला जो खेत है या ये वाली जो जगह है, वो हमारे कितने दिन हमारे काम आ सकती है, क्या इस जगह पे अच्छी पास्चर मिलने वाला है हमको। जब एक लैंड ख़राब हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, ताकि वो लैंड कुछ सालों में अपने आप ठीक हो जाए। वो अपने जब मूवमेंट करते हैं तो वो बाकी की कम्युनिटीज़ के साथ जो है अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाते हुए जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट के टाइम उनको क्या चाहिए होगा,
खाना चाहिए होगा, साथ में वो क्या रख सकते हैं, वो अपने क्राफ्ट के आइटम अपने साथ में रखते हैं या कैटल्स को भी सेल करते हैं। तो वो जो सेल करते जाते हैं, जहाँ जहाँ से वो मूव करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ उनके ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप होती है, और ये बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कल्चर है। अब होता क्या है, मालधारी जो होते हैं रन ऑफ कच्छ में, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉलोनियल रूल एंड पास्चरल लाइफ। जब कॉलोनियल रूल आता है तो क्या होता है, ग्रेजिंग जो लैंड होती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है कल्टिवेटेड फार्म्स में। क्यों ऐसा किया जाता है, जो अंग्रेज़ हमारे कंट्री में आए उनका मेन पर्पस क्या था, उनको हमारे को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो ग्रेजिंग लैंड है, सिर्फ उस पर घास उगती है और फालतू की मतलब चीज़ें उगती है जो किसके काम आ रही हैं, सिर्फ कैटल्स को खाने के काम आ रही है, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम चेंज करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करने के लिए लैंड रेवेन्यू और ज़्यादा डिमांड अपनी जो चीज़ें हैं उसके रॉ मटेरियल सप्लाई कराने के लिए वो ऐसी चीज़ें उगाना शुरू करते हैं, लाइक जूट, कॉटन, वीट, इन सब चीज़ों को उगाना शुरू करते हैं जिसकी डिमांड है इंग्लैंड में, राइट। तो वो पास्चर्स को ख़त्म करके ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है। तो इससे क्या होता है कि चेंज होता है लाइफस्टाइल ऑफ पास्चरलिस्ट में। अब उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ गए, उनकी ज़िंदगी में आ गए बदलाव कि उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो कम होते जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट जो है उसको रेगुलेट कर दिया गया है, उनको रेवेन्यू पे करना है। अब जो वो पहले भी रेवेन्यू पे करते थे थोड़ा बहुत, जिस भी विलेज में से गुजरेंगे तो उसके विलेज हेडमैन को करते थे, लेकिन अब क्या है, कॉलोनियल रूल में उनको एक फिक्स्ड मतलब उनको हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे करना है। एग्रीकल्चरल स्टॉक जो है कम होता जा रहा है। देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट वर एडवर्सली अफेक्टेड। ये हमने बात किया था, जब अंग्रेज़ आए थे तो हमारे यहाँ की जो ट्रेड, हमारे यहाँ का जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये सारी डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो अब क्या होता है, इनकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आ गए हैं। मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है, वेस्ट लैंड रूल आता है, जिसमें क्या होता है, अनकल्टिवेटेड जो लैंड है वॉज टेकन ओवर एंड गिवन टू सेटल्ड इंडिविजुअल। ये कौन सी लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड ही तो पास्चर्स थे, इसी लैंड में अपने आप घास उग जाती थी और कुछ पेड़ पौधे उग जाते थे। तो ये वाली जो लैंड है इसको भी ले लिया जाता है और सेटल्ड लोगों को दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि इनको बहुत सारे कंसेशन दिए जाते हैं, लोगों को बोला जाता है कि आप सेटल हो जाइए यहीं पर ही। सम ऑफ देम वर मेड विलेज हेडमैन, उनको बोला जाता है कि आप विलेज हेडमैन बन जाइए, और उनको बोला जाता है कि आपको जो है लैंड इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्स यूज रेगुलरली बाय पास्चरलिस्ट। ये वो वाली जगह थी जहाँ पे पास्चरलिस्ट रेगुलर मूव कर रहे थे। तो पास्चरलिस्ट को बोला जाता है कि आप जो है यहाँ पर सेटल हो जाओ, राइट, आपको विलेज हेडमैन भी बना देते हैं। तो कुछ लोग उसमें से मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो एक्सपेंशन हो जाता है कल्टीवेटेड लैंड का। इस जगह पर अब वो क्या होगा, सिर्फ वो पास्चर्स नहीं रह जाएंगे, अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुछ क्रॉप्स लगाए जाएंगे, राइट। तो फॉरेस्ट एक्ट आता है, लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था। तो फॉरेस्ट एक्ट जब आ जाता है तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिए जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिसके अंदर सबका जाना प्रोहिबिटेड है, पास्चर्स तो मतलब लोग अपने एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट था उसके अंदर लोग ग्रेजिंग करने के लिए लेके जा सकते हैं अपने लोगों को, लेकिन तो भी उनको टैक्स देना होगा, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। अगर पास्चरलिस्ट जो है उनको परमिट लेना पड़ेगा एंट्री के लिए, उनको एक फिक्स टैक्स पे करना पड़ेगा। कितनी देर के लिए वो जा रहे हैं उसको नोट किया जाता था कि भाई सुबह जा रहे हैं शाम को वापस आया, सुबह जा रहे हैं 2 दिन बाद निकले हैं। तो उस टाइप से उनको, अगर वो ज़्यादा स्टे कर लेते थे तो उनको फाइन भी पे करना पड़ता था। तो इस तरीके से फॉरेस्ट को भी रेगुलेट कर दिया गया, जो पास्चरल लैंड्स हैं उसको भी रेगुलेट कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या लगता था, उनको लगता था कि भाई अगर ये लोग मूव करते रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, थोड़े दिन बाद चले जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स को इनसे डर लगता था, वो इनको पहचान नहीं पाते थे। वो बोलते थे कि जो सेटल लोग होते हैं उनको रेगुलेट करना ज़्यादा आसान है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक जगह पर रहते हैं, आपका घर का एक एड्रेस है, तो आपको रेगुलेट करना ज़्यादा आसान है। कोई भी चीज़ होगी आपके घर चिट्ठी भेजी जा सकती है, अगर आपको देखना है तो अगर आप नहीं मिलेंगे तो आपकी फैमिली का कोई बंदा मिलेगा। बट इनके केस में क्या होता था, नोमैड्स के केस में ना इनकी फैमिली का कोई बंदा मिलता था, ना ये खुद मिलते थे, तो इनको रेगुलेट करना मुश्किल था, ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को। तो वो चाहते थे कि ये लोग जो है सेटल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, राइट। तो अब 1871 में आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं, कुछ जो ट्राइब्स होती हैं उनको बोल देते हैं कि ये जो ट्राइब्स है वो बाय बर्थ ही क्रिमिनल है, तो इनका जो नेचर है वो क्रिमिनल है, तो उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया जाता है। तो दिस वाज अ वेरी ऑप्रेसिव काइंड ऑफ एक्ट, जिससे कि बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल्स के बीच में भी रिसेंटमेंट आ जाता है इसकी वजह से, ऑब्वियस ही बात है। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स आ जाते हैं, तो उन सारी ट्राइब्स को क्या बोला जाता है कि आप जो है इधर उधर मूव नहीं कर सकते, आपको फिक्स एक विलेज या फिक्स एक जगह पर ही रहना पड़ेगा। अगर आप मूव करते हैं
तो परमिट लेना पड़ेगा। पहली बात उनको मूवमेंट अलाउ ही नहीं था, राइट। ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स लगाया जाता है 19th सेंचुरी में। 1880 में गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली, तो जो उनके जो पास्चर्स में वो लोग जाते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो पास्चरलिस्ट जो होते हैं इंडिया में, ये देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पास्चरलिस्ट रहते हैं। गुजर्स रहते हैं, गद्दीज रहते हैं, भूटियाज, बंजाराज, रायकाज, मालधारीज, ढांगर्स, कुरुमास, कुरुबाज, ये सारे जो हैं अलग अलग पास्चरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में आपको मिलती है। अब क्या होता है, पास्चरलिस्ट जो लोग हैं उनकी लाइफ में कैसे अफेक्ट होता है, अब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अब उनका जो पास्चर्स है वो श्रिंक हो गए हैं। कॉन्टिन्यूसली इंटेंसिव ग्रेजिंग डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ पास्चर, अब उनको थोड़े बहुत पास्चर्स मिल गए हैं उसी में कर सकते हैं वो, उससे उनके पास्चर्स की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। अंडर फेड कैटल जो होते हैं वो उनके मरना शुरू हो जाते हैं। तो अब इनको क्या मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, जो पास्चरलिस्ट थे जो फ्रीली मूव कर पा रहे थे, अब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया अपने कैटल्स को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बंदे के पास पहले 100 जानवर होते थे, उसने देखा कि अब मेरे को इनको खिलाने के लिए जगह तो मिल नहीं रही है, तो उसने अपने 50 जानवरों को सेल कर दिया और सिर्फ अपने पास 50 रखे। तो उन्होंने अपने हर्ड का साइज़ रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जिस डायरेक्शन में पहले जाते थे उससे अलग डायरेक्शंस में जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नोमैडिक लाइफ को टोटली छोड़ दिया, कुछ लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेडिंग शुरू कर दिया, बिजनेस कुछ और चेंज कर लिया, लोगों से पैसा उधार लिया, कुछ लोग लेबर बन गए। तो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको छोड़ के उनको कुछ और काम करना पड़ता है। जो रायकास थे पहले जो थे मूव करते थे सिंध में एंड ग्रेज देयर कैमल्स ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। 1947 के बाद क्या होता है, वो पाकिस्तान की तरफ भी नहीं जा सकते। तो काफ़ी सारे चेंजेस जो आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें आपको समझ में आया कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म की वजह से, अंग्रेजों के आने की वजह से इंडिया के अंदर जो पास्चरलिस्ट और हर्डर्स की जो लाइफ थी उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगेन आई एम सेइंग कि दिस चैप्टर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, this is also important for geography and society point of view as well, right? Thank you so much and best of luck for your preparation.